हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लक्ष्य 2026 प्रोग्राम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं और वो टॉपिक है केंद्रीय बजट 2026-27। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आर्थिक समीक्षा पर चर्चा की थी और ये बताया था कि आगे आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी के एग्जाम हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन यानी आर्थिक समीक्षा और बजट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आर्थिक समीक्षा मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज मैं बजट पर चर्चा करने वाला हूं। बजट क्या है? बहुत व्यापक दस्तावेज होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो आप लोगों के काम की हैं वही केवल यहां पर मैं बताने वाला हूं, है ना। आम जनता के लिए बजट का अलग इंपॉर्टेंस है, व्यापारियों के लिए बजट का अलग इंपॉर्टेंस है, अर्थशास्त्रियों के लिए बजट का अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बजट की, वही जो है यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, बजट जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो वित्त मंत्रालय का एक विभाग है आर्थिक कार्य विभाग, है ना। आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत एक प्रभाग है जिसको बोलते हैं बजट प्रभाग। तो बजट प्रभाग द्वारा बजट तैयार किया जाता है, ये है बजट प्रभाग। इसके द्वारा जो है हर वर्ष बजट तैयार किया जाता है और इसको प्रस्तुत करने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति की होती है ना। हमारे संविधान में, संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, 112(1) है, उसमें राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई है कि राष्ट्रपति जो है संसद में बजट रखवाएंगे और राज्य स्तर पर जो है ये राज्यपाल को जिम्मेदारी दी गई है। राज्य स्तर पर जो है इसके लिए आर्टिकल 202 है ना। केंद्र के संदर्भ में इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 112(1). राज्य के संबंध में इसका आर्टिकल है 2021। और हमारे संविधान में बजट को बजट नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान में बजट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे संविधान में लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड यूज किया गया 112 और 202 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये संसद में, राज्य विधानमंडल में बजट रखवाएं। राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से ये जो बजट रखते हैं वो वित्त मंत्री रखते हैं, यानी राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं और राज्यपाल की ओर से राज्य के वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं। ये बेसिक जानकारी है। बजट बेसिकली होता क्या है? बजट का मतलब होता है आगामी वर्षों में सरकार को होने वाली आय और व्यय का विवरण होता है ना। सरकार को अगले वित्त वर्ष में कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, इसका जो अनुमान होता है, इसका जो एस्टिमेट होता है, उसी को जो है बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, शॉर्ट में कहें, तो बजट जो है आगामी वर्ष में सरकार के आय तथा व्यय का विवरण होता है। इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात जो करने वाले हैं वो अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है 1 फरवरी को, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या डेटा है और क्या क्या इसमें खास डिसीजन लिए गए, क्या क्या घोषणाएं वित्त मंत्री द्वारा की गई। तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री है हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने 1 फरवरी को ये बजट प्रस्तुत किया है। 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में ये बजट प्रस्तुत किया है। ये पहला अवसर है जब संडे को बजट प्रस्तुत हुआ है ना। बजट के इतिहास में
ये पहला अवसर है जब संडे के दिन यानी रविवार को बजट प्रस्तुत किया गया। एक ये खास बात इस बजट की है ना, पहला अवसर है जब रविवार को लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह रही कि लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई। सबसे ज्यादा 9 बार जो है लगातार उन्होंने बजट प्रस्तुत कर दिया है ना। वैसे ओवरऑल जो सबसे ज्यादा बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड रहा है अभी वो मोरारजी देसाई के नाम पर है ना, लेकिन मोरारजी देसाई ने जो है अलग अलग समय में 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार जो है 9 बार बजट प्रस्तुत किया है, तो ये उनका एक रिकॉर्ड हो गया है। तो लगातार सर्वाधिक 9 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का ये रिकॉर्ड हो गया है। और ओवरऑल जो रिकॉर्ड है यानी सबसे ज्यादा 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम पर अभी है। अब ये रिकॉर्ड जो है जल्दी टूट जाएगा, है ना, यानी 2027 में जो है बराबर हो जाएगा रिकॉर्ड, यानी 10वीं बार रख देंगी निर्मला सीतारमण, ऐसी उम्मीद है। और 2028 में जो है निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड तोड़ देंगी, क्योंकि 2028 में जब वो बजट प्रस्तुत करेंगी तो 11वीं बार हो जाएगा, है ना। 2027 में जो है 10वीं बार होगा तो बराबर हो जाएगा रिकॉर्ड, और 2028 में जब ये बजट प्रस्तुत करेंगी तो 11वीं बार होगा वो बजट प्रस्तुतिकरण। इससे जो है मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड टूट जाएगा, ऐसी संभावना है। आगे क्या होता है वो तो खैर समय बताएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें तो इसकी जो थीम रखी गई है 2026-27 का जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है उसकी थीम है रिफॉर्म। रिफॉर्म यानी सुधार। तो इसीलिए इस बजट को नाम दे दिया गया रिफॉर्म एक्सप्रेस, है ना। सुधार को तेजी से आगे बढ़ाने वाला बजट, तो इसको कहा जा रहा है रिफॉर्म एक्सप्रेस, ठीक है। बजट की थीम रिफॉर्म, रिफॉर्म को हिंदी में हम कहते हैं सुधार। सुधारों वाला ये बजट है, सुधारों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये रिफॉर्म एक्सप्रेस है। अब इस बजट में वित्त मंत्री द्वारा जो है सरकार के 3 बड़े कर्तव्य बताए गए हैं, सरकार की 3 बड़ी ड्यूटीज बताई गई हैं। वो ड्यूटीज क्या हैं, वो काफी चर्चा का विषय रही हैं, क्योंकि इस तरह की ड्यूटी पहली बार ही बताई गई, ठीक है। तो पहली ड्यूटी, पहला कर्तव्य सरकार का क्या है, आर्थिक विकास को तेज तथा सतत बनाए रखना, है ना। जो आर्थिक विकास अभी हो रहा है इसको तेज करना, इसमें और गति लाना, और इसको हमेशा इस तरह से बनाए रखना आगे, जब तक हम विकसित राष्ट्र ना हो जाएं। 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, तब तक जो है इस तरह से हमें विकास की गति को तीव्र करते रहना है और उसको हमेशा जारी रखना है। तो ये पहला दायित्व बताया गया है सरकार का। दूसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना तथा उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। लोगों की जो आकांक्षाएं हैं यानी लोगों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना, और उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो, इस तरह से प्रयास सरकार को करना है। सबका साथ सबका विकास के अनुरूप समावेशी विकास को बढ़ावा देना, है ना। सबका साथ सबका विकास ये सरकार का मूल मंत्र है वर्तमान सरकार का। तो सबका साथ रहे, सबका विकास हो, इस तरीके से जो है समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। समावेशी विकास मतलब सभी व्यक्तियों का, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास करना, समग्र विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। इसको मैंने इस तरह समझा है, इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है कि विकास रूपी गंगा में सभी डुबकी लगाएं। समावेशी विकास मतलब विकास रूपी जो गंगा है उसमें सभी डुबकी लगाएं। विकास रूपी गंगा का प्रवाह सभी ओर हो तो उसको हम कहेंगे समावेशी विकास। तो इस तरीके से 3 ये कर्तव्य बताए गए हैं सरकार के। अब यहां से डेटा स्टार्ट होते हैं। बजट के मुख्य बिंदु क्या क्या है उस पर हम आगे फोकस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। देखिए, कुल बजट का जो आकार है, साइज है, वो 53.47
लाख करोड़ रुपए, 53.47 लाख करोड़ रुपए ये बजट का कुल आकार है। यही जो है कुल व्यय है, कुल खर्च, आगामी जो वर्ष है उसमें सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा, है ना। ये है 53.47 लाख करोड़ रुपए सरकार का खर्च होने वाला है, अनुमानित है ना। जो बजट होता है अनुमान लगाया जाता है कि आगामी वर्ष में सरकार को इतना खर्च करना है और इतना सरकार को प्राप्त करना है, यानी सरकार की इतनी प्राप्तियां होंगी, सरकार की इतनी आय होगी और इतना सरकार खर्च करेगी। तो ये अनुमान लगाया गया है कि 53.47 लाख करोड़ रुपए का सरकार का खर्च होगा। ये 2025-26 का जो बजट था उसमें फिर कुछ संशोधन भी किया गया कि संशोधित अनुमान से 7.7% ज्यादा है ना। ये जो व्यय दिखाया गया है यहाँ पर अनुमानित किया गया है वो पिछला बजट आया बीच में, फिर उसमें संशोधन होता है, रिवाइज होता है वो, और उससे भी जो है ये 7.7% ज्यादा रहेगा ऐसा अनुमान लगाया गया। फिर इसके अंतर्गत ना टोटल व्यय में दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। ये बेसिक चीजें हैं, इनको अलग से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम एक एक चीज समझने लगेंगे तो समय बहुत लगेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं। राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये अलग से हम पढ़ते हैं। मैंने क्लासेस में जो है, जब इकोनॉमी की मैंने क्लासेस ली हैं तो उसमें ये पूरा डिटेल बताया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं कि राजस्व व्यय में कौन से व्यय सम्मिलित नहीं है या कौन सा सम्मिलित है, पूंजीगत व्यय में कौन सा सम्मिलित व्यय है, कौन सा नहीं, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो अलग से उस पर चर्चा होती है। यहाँ पर सिर्फ आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। तो राजस्व व्यय जो इसमें होगा वो 41.25 लाख करोड़ रुपए का होगा। पूंजीगत व्यय होगा 12.21 लाख करोड़ का होगा। इसको हम दोनों को मिला देंगे तो टोटल व्यय हमें प्राप्त हो जाएगा। ब्याज का भुगतान कितना करना होगा, तो कुल जो व्यय है उसका 26% जो है ब्याज का भुगतान करना है और कुल राजस्व प्राप्ति का ये हो जाएगा 40%। ब्याज का भुगतान इतना करना पड़ेगा ना। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां है ये, कुल प्राप्तियां ना, कुल प्राप्तियां हैं 36.51 लाख करोड़ की ये प्राप्तियां होंगी। इसमें ऋणों को छोड़ दिया गया है। ऋणों की जो प्राप्तियां हैं, ऋण लेना, ये पुराने जो ऋण दिए हैं उनको प्राप्त करना, उनको छोड़ करके ये कुल प्राप्तियां हैं। और ये जो है 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.2% ज्यादा प्राप्तियां होंगी। राजस्व प्राप्तियां, इनमें से राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति यहाँ पर भी दो भागों में इसको बांटा गया। जैसे हमने कुल व्यय को बांटा है वैसे प्राप्तियों को बांटा जाता है। तो राजस्व प्राप्तियां इसमें कितनी होंगी, 35.33 लाख करोड़ रुपए होंगी। पूंजीगत प्राप्तियां इसमें होंगी 1.1 लाख करोड़। इसको दोनों को हम मिला देंगे तो हमें जो है ये 36.51 लाख करोड़ का अमाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया कुल व्यय और कुल प्राप्तियां। कुल व्यय में कुल राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ये इस तरह से डेटा आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आता है ऋण। मैंने ऋण से संबंधित जो है डेटा आर्थिक समीक्षा में बताया हुआ है। यहां पर जो है ऋण जीडीपी अनुपात है, ये अनुमान लिखा अनुपात है, ये ऋण जीडीपी अनुपात 2026-27 में बकाया जो ऋण है जीडीपी का कितना रहेगा, 55.6% रहेगा, या इसको हम ऋण जीडीपी अनुपात के रूप में भी लिखते हैं 55.6%। ये अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य जो डिसाइड हुआ है वो मार्च 2031 तक अपने बकाया ऋणों को जीडीपी का लगभग 50% तक कम करना है ना। जो ये है, ये अभी जो 55.6% है इसको घटा के कितना करना है, 50% के आसपास करना है। ये लक्ष्य 2031 का रखा गया है। ठीक है, अभी जो है ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा कम करने का लक्ष्य सरकार ने डिसाइड किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ऋण जीडीपी अनुपात का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है प्री एग्जाम में, और ये कहीं ना कहीं मेंस में भी डेटा आपको काम आएंगे। इसके बाद अब आते हैं राजकोषीय घाटे। देखिए राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इन तीनों घाटों से संबंधित डिटेल मैंने आप लोगों को आर्थिक समीक्षा में बताई है।
आर्थिक समीक्षा का वीडियो जिसने नहीं देखा हो वो जरूर देख ले, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं उसमें दी गई। तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है। ये जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया उसमें जो अनुमान लगाया गया है वो 4.3% रहेगा जीडीपी का, है ना। सारे डेटा है जीडीपी के आधार पर आकलित किए जाते हैं। तो 4.3% का बजट अनुमान जो है इसमें लगाया गया है। रहा कितना है 2025-26 में 4.4% जीडीपी का रहा है। ये संशोधित अनुमान है, यानी आपको अगर पूछा जाता है कि 2025-26 में कितना राजकोषीय घाटा रहा तो ये है 4.4%। इससे थोड़ा सा कम जो है अनुमान, बजट अनुमान इस बजट में लगाया गया है वो है 4.3%। ठीक है। इसके बाद आता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो है इसमें दोनों में सेम परसेंटेज है, सेम फिगर है। देखो 1.5% का बजट अनुमान है बजट में, नए बजट में, और इतना ही जो है संशोधित अनुमान रहा है पिछले वर्ष 1.5%। 2025-26 में जो राजस्व घाटा रहा है 1.5% का रहा है, और इतना ही बजट अनुमान जो है नए बजट में लगाया गया है 1.5% जीडीपी का। इसके बाद आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा जैसे मैंने बताया था कि ये सबसे छोटा घाटा होता है जो राजकोषीय घाटा निकालते हैं। राजकोषीय घाटे में ब्याज की जो अदायगी जब माइनस कर दी जाती है, उसको हटा दिया जाता है, तो हमें प्राथमिक घाटा मिल जाता है। तो प्राथमिक घाटे का अनुमान, बजट अनुमान 0.7% का लगाया गया है, जबकि 2025-26 में ये रहा है 0.8% जीडीपी का। ये संशोधित अनुमान है ना, वर्तमान में इस डेटा ये है, और आगे जो रहेगा, रहने वाला है, ये रहने का अनुमान है, वो होगा 0.7%। ये दो डेटा आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद अलग अलग जो क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है वो यहां पर मैंने मेंशन किया है। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है ना। प्रतिरक्षा पर व्यय ज्यादा किया जाएगा, इसमें 7.1% की वृद्धि, हालांकि सभी में लगभग वृद्धि की गई है। 7.84 लाख करोड़ रुपए प्रतिरक्षा के क्षेत्र में व्यय किए जाएंगे, और ये जो व्यय वृद्धि की गई है 7.1% की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण पर व्यय करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 1.40 लाख करोड़ का रखा गया है, और ये वृद्धि 5.4% की रहेगी। तो कृषि और किसानों पर जो है इतना खर्च करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर व्यय 1.39 लाख करोड़ का, इसमें वृद्धि जो हुई है वो 14.2% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य पर जो है व्यय पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अभी तक जो है 1 लाख करोड़ से नीचे ही रहता था, इस बार ऐसा पहला अवसर है जब स्वास्थ्य पर व्यय ज्यादा हो रहा है। 1.06 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च किए जाएंगे, और ये जो वृद्धि हुई है पिछले बजट की तुलना में वो रही है 10% की वृद्धि हुई। सब्सिडी पर व्यय, सब्सिडी को जो है धीरे धीरे कम किया जाता रहा, लगातार जो है सरकार सब्सिडी घटा रही है, तो इस बार भी वही स्थिति रही है। कमी जो है सब्सिडी में 3.1% की कमी कर दी गई है। 4.54 लाख करोड़ की सब्सिडी जो है सरकार द्वारा दी जाएगी, जो पिछले साल से कम होगी। यहां से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, कैसे एक आध बार मनरेगा के लिए कितना खर्च सरकार करेगी बजट के माध्यम से, इसका क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में, उसका मैंने यहां पर जिक्र किया हुआ है ना। विभिन्न योजनाओं के लिए व्यय के प्रावधान, वीबी जी राम जी, ये जो मनरेगा कार्यक्रम चल रहा था उसका नाम चेंज हुआ है, उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है, काफी विरोध किया जा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा व्यय का प्रावधान किया गया है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि वीबी जी राम जी, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी जो
आजीविका मिशन है, ये जो कार्यक्रम है, इसमें कितना खर्च सरकार करेगी, कितना प्रावधान किया गया है व्यय का, तो 95,692 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो सबसे ज्यादा, मतलब योजनाओं में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में सरकार द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है उनमें सबसे ज्यादा खर्च सरकार किसमें करेगी, तो वीबी जी राम जी योजना में करेगी। इसका चूंकि नाम चेंज हुआ है इसलिए यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसमें जो है दिवस भी बढ़ा दिए गए। जैसे पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था एक वर्ष में, अब इसमें कर दिया गया 125 दिन का रोजगार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और सबसे ज्यादा इसमें खर्च भी सरकार को करना है योजनाओं में, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन में जो है खर्च सरकार करेगी 67,670, है ना, 67,670 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च करेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है, 298% की वृद्धि की गई, उन्हें सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें की गई है। और ओवरऑल सबसे ज्यादा खर्च जो है जी राम जी जो योजना है उसमें करने वाली है सरकार, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ और योजनाओं से संबंधित जो व्यय है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पीएम किसान, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। मेंस का जो सिलेबस है इकोनॉमी का, उसमें ये टॉपिक ही दिया हुआ है पीएम किसान, ना। पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका शॉर्ट रूप है पीएम किसान। तो यहाँ इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा सरकार द्वारा, तो 63,500 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च सरकार करेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च सरकार करेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, मैंने पिछले कुछ जो वीडियो मैंने बनाया उसमें भी इसका जिक्र मैंने किया हुआ है और इस पर हम चर्चा भी अलग से करेंगे। इसका क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना। अभी चर्चा में बहुत बनी हुई है योजना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी सरकार प्रदान कर रही है। सोलर प्लांट अगर कोई सोलर प्लांट लगवाता है तो सरकार जो है उसमें काफी सब्सिडी प्रदान कर रही है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार कितना खर्च करेगी, तो 22,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे। जीडीपी में वृद्धि कितनी रहेगी 2026-27 में, तो सांकेतिक को नॉमिनल बोला जाता है, नॉमिनल जीडीपी इसको बोलते हैं। और ये है प्रचलित मूल्यों के आधार पर इसको निकाला जाता है, प्रचलित मूल्यों के आधार पर ना। ये पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है, एक्चुअली जो मेरी जो क्लासेस होती हैं इकोनॉमी की उसमें सारा डिटेल बताया हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, प्रचलित मूल्य क्या होते हैं, स्थिर मूल्य क्या होते हैं, वहां पर पूरा डिटेल है। यहाँ पे चूंकि इतना समय नहीं रहता है इसलिए मैं इसका डिटेल नहीं बता रहा हूं, बाकी क्लासेस में बताया हुआ। ये है रियल, वास्तविक रियल जीडीपी, और ये जो है स्थिर मूल्यों के आधार पर इसको निकाला जाता है, स्थिर मूल्यों के आधार पर रियल जीडीपी निकाली जाती है, ऐसा है ना। तो इस बजट में ये अनुमान लगाया गया है कि 2026-27 में जो सांकेतिक जीडीपी रहेगी वो 10.5% रहेगी और वास्तविक यानी रियल जीडीपी रहेगी 7%। मैंने आर्थिक समीक्षा में जो है ये सारी चीजें वहां पर बताई हुई हैं कि आर्थिक समीक्षा में कितना प्रावधान किया गया, तो उसको आप लोग देख लें तो अच्छा रहे। अब यहाँ पर सरकार की आय की मदें क्या क्या हैं, कहां से पैसे आते हैं, कहां जाते हैं, यानी कहां खर्च होते हैं ना, ये क्या है केंद्र सरकार की आय की मदें ना। ये है केंद्र सरकार की आय की मदें, तो उधार तथा देयताएं यहां से सबसे ज्यादा
इनकम सरकार को, केंद्र सरकार को हो रही है 24%। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सरकार को सबसे ज्यादा इनकम कहां से हो रही है, सरकार सबसे ज्यादा कहां खर्च कर रही है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो उधार तथा जो देयताएं हैं, यानी सरकार जो उधार लेती है और सरकार की जो देनदार, सरकार ने जो उधार दिया हुआ है वो सरकार को मिलता है, तो ये सबसे ज्यादा हिस्सा है इनकम का, है ना, 24%। इसके बाद आता है इनकम टैक्स की हिस्सेदारी। इनकम टैक्स की हिस्सेदारी टोटल जो सरकार की इनकम है उसमें 21% है, और करों में सबसे ज्यादा है ये। तो यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल जो करों से इनकम हो रही है उसमें किस कर से सरकार को सबसे ज्यादा इनकम हो रही है, केंद्र सरकार से। तो सबसे ज्यादा इनकम होती है अभी 21% आयकर से। सेकेंड नंबर पर नाम आता है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स 21% इनकम टैक्स है, 18% निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर आता है जीएसटी तथा अन्य कर। इनसे जो है 15% की इनकम जो है सरकार को हो रही है, केंद्र सरकार को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6% है, सीमा शुल्क 4% है, गैर कर राजस्व जो है 10%। तो ये टोटल जो है इनकम की सोर्स है जहां से जो है केंद्र सरकार की इनकम हो रही है। अब केंद्र सरकार की व्यय की मदें, ये हैं केंद्र सरकार की व्यय की मदें, व्यय की मदें। तो सरकार का सबसे ज्यादा जो खर्च है वो करों में राज्यों को जो हिस्सा दिया जाता है, टोटल जो केंद्रीय कर है उनमें राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है उसमें सबसे ज्यादा खर्च सरकार का हो रहा है, 22% सबसे ज्यादा। सेकेंड नंबर पर ब्याज सरकार जो चुका रही है, सरकार ने जो उधार लिया हुआ है बाहर से या देश के अंदर या विदेशों से जो उधार लिया हुआ है उसका सरकार ब्याज चुकाती है। तो सेकेंड नंबर पर नाम आता है ब्याज अदायगी, 20% है। केंद्रीय योजनाएं, उनमें खर्च हो रहा है 17%। प्रतिरक्षा का नाम, फिर इसके बाद आता है 11% जो है सरकार प्रतिरक्षा में खर्च कर रही है, जो लगातार बढ़ रहा है। राज्यों को वित्तीय सहायता, यानी राज्यों को जो वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है वो कितना दिया जाएगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है लागू हो रही हैं, तो 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अकॉर्डिंग जो है 1.4 लाख करोड़ रुपए का जो है अमाउंट, अनुदान केंद्र सरकार राज्यों को प्रदान करने वाली है। ये जो सिफारिशें हैं 16वां वित्त आयोग, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वां वित्त आयोग गठित किया गया और उसने सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। इसकी सिफारिशें कब से कब तक लागू होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। आगामी एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक लागू रहेंगी, है ना। तो उसकी अवधि आपको पूछी जा सकती है। तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जो है ये सिफारिशें लागू होंगी, ये बजट में बताया गया है। इसमें जो सिफारिश की गई है वो ये की गई है कि केंद्रीय करों में राज्यों की जो हिस्सेदारी होगी वो 41% होगी। यही जो है 15वें वित्त आयोग ने भी बोला था और 16वें वित्त आयोग ने भी यही बोला है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो यहां तक हो गया। बजट से संबंधित कुछ और घोषणाएं जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो उसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक जो पूंजीगत व्यय है वो होगा 12.20 लाख करोड़ रुपए, है ना। 12.20 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है खर्च किया जाएगा। ये एक बड़ा अमाउंट इसके लिए डिसाइड किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए और अंतर्देशीय जल परिवहन के विस्तार के लिए 20 नए राष्ट्रीय जल मार्गों का संचालन किया जाएगा, है ना। 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग संचालित किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे, जिससे अंतर्देशीय जल परिवहन जो है विस्तृत होगा, उसका विस्तार होगा। इसके अलावा देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है ना।
देश में टोटल जो जिले हैं 800 के आसपास जिले हैं टोटल, अभी वर्तमान में जो देश में जिले 800 के आसपास हैं, तो हर जिले में एक एक गर्ल्स हॉस्टल खुलेगा, ऐसा जो है इसमें डिक्लेयर किया गया है। आयुर्वेद के 3 एम्स खोलने का है, यानी आयुर्वेद को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, है ना। आयुर्वेद के लिए वैसे एम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आयुर्वेद से संबंधित 3 एम्स जो है खोले जाएंगे। हो सकता है कि इसमें से एक एम्स मध्य प्रदेश को मिल जाए, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है ना। आयकर अधिनियम 2025 है, ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, ये घोषणा की गई है। आयकर अधिनियम जो 1961 का था, इसको चेंज कर दिया गया है। 2023 में आयकर अधिनियम आया और बाद में जो है इसमें और चेंज हो गया, तो ये हो गया आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसमें काफी प्रावधान चेंज हुए हैं। आयकर जो स्लैब है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना बजट है वही आयकर स्लैब है। छूट की सीमा में भी कोई अंतर नहीं आया है ना, तो यहां पर जो है कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर स्लैब तथा छूट की सीमा में कोई चेंज इस बजट में नहीं हुआ है। 2030 तक 20 लाख पेशेवर तैयार करने का रोडमैप तैयार किया जाएगा, यानी आगामी जो वर्ष है मतलब 2030 तक, है ना, यानी 4 साल में 20 लाख जो है प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे जो अलग अलग फील्ड में काम करेंगे। इसको तैयार करने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। 10% जो है वैश्विक हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की होगी भारत में, तो उसको जो है इस तरह का लक्ष्य डिसाइड किया गया है 2047, यानी जब हम विकसित राष्ट्र बनेंगे तब जो है हमारे सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है विश्व में 10% की रहेगी। तो ये जो है लक्ष्य डिसाइड किया गया इंपॉर्टेंट लक्ष्य। भारत में डेटा सेंटर उपयोग पर विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में राहत दी गई है, मतलब टैक्स हॉलीडे हो गया, विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। इससे क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ेगा। डेटा सेंटर का उपयोग जो भारत में कर रही हैं विदेशी कंपनियां, उनको जो है 2027 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका पर्पज है विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। 2035 तक उच्च शिक्षा के सकल नामांकन जो अनुपात है उसको 50% तक करने का लक्ष्य डिसाइड किया गया है। ये एक्चुअली नई शिक्षा नीति का ही लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसका ही जो है लक्ष्य है, उसमें यहाँ पर भी इसको मेंशन कर दिया गया। वस्त्र उद्योग में सुधार के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, घोषणा की गई है। वस्त्र उद्योग में सुधार के लिए महात्मा गांधी हथकरघा योजना, एक नई योजना जो है घोषित की गई है। महात्मा गांधी हथकरघा योजना वस्त्र उद्योग में सुधार लाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसमें टियर 2 व टियर 3 शहरों में सिटी इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाएंगे। टियर 2 टियर 3 ये मध्यम श्रेणी के और छोटे जो शहर होते हैं उनको बोलते हैं टियर 2। टियर 2 मतलब मध्यम श्रेणी के शहर और टियर 3 मतलब छोटे शहर, है ना। तो इन शहरों के विकास के लिए, इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है सिटी इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, ऐसा प्रावधान किया गया, घोषणा की गई। अब यहाँ पर आता है मध्य प्रदेश को जो है इस बजट में क्या मिला, है ना। मध्य प्रदेश को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ इस बजट से, ये जो है इसमें मैंने कुछ डेटा बताए हुए हैं। 2026-27 में केंद्रीय करों के हिस्से में मध्य प्रदेश को प्राप्त होने वाली जो राशि होगी वो होगी 1,12,133 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को मिलेगी, है ना। केंद्रीय करों में जो राज्यों का हिस्सा है उसमें जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त होने वाली जो राशि है वह 1,12,133 करोड़ रुपए। ये जो है पिछले की तुलना में ये कम रहेगी, यानी 7,500 करोड़ की इसमें कमी कर दी गई है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने डिमांड ज्यादा की थी, ज्यादा मांग की थी, लेकिन उसको कम किया गया है।
मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सा 7.86% पहले मिलता था, मतलब 15वें वित्त आयोग के अनुसार, इसकी सिफारिश के अनुसार जो है मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिलता था वो 7.86% मिलता था, और इसको नए वित्त आयोग की सिफारिशों के हिसाब से इसमें कमी कर दी गई है, यानी अब हो गया है 7.34%। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने मांग की थी लगभग 10% की, तो 10% तो क्या उसमें कम कर दिया गया, मतलब बढ़ाने की बजाय उसको कम किया गया। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाता है कि केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, तो 7.34% है। कितना अमाउंट मिला है केंद्र सरकार को, तो 1,12,133 करोड़ रुपए सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को मिल गया है। मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल रोड फंड जो है मिलने वाला है रोड के विकास के लिए। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो प्रावधान, इंपॉर्टेंट जो घोषणाएं हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो मैंने आप लोगों को बताया है। कुल मिला के जो बजट है, बजट की जो समरी ये है कि डायरेक्ट जो है बेनिफिट नहीं मिला है। मध्यम वर्ग हो, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, इसमें किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिला है, डायरेक्ट राहत नहीं दी गई है। ये जो बजट है ये विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे एग्जाम्स के लिए जरूरी है। और इसी तरह से आप जुड़े रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।